15। यस सर। डाउट है? हाँ यस सर। सर। में क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरामीटर है फॉर विच द पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइज द इनइक्वलिटी। क्या हो गया है इसमें, आसानी तो है ये एफ ऑफ एक्स है माइनस एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। डिफरेंशिएट करो इसको, तो एफ डैश एक्स जब तुम निकालोगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ से -3 को बाहर या माइनस को बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके जो फैक्टर्स है √3x माइनस ए एंड √3x प्लस ए। अब इसमें ये जो 0 हो रहा है एफ डैश एक्स कहाँ पे हो रहा है, एक तो -a/√3 पे एंड a/√3 पे हो रहा है। ए कैसा है वो नहीं दिया गया ना हमें, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ए को पॉजिटिव लेके चलते हैं। इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बनने वाली है। अगर ए पॉजिटिव रहेगा तो ये छोटा आएगा ये बड़ा, तो Yes, इसके इधर आएगा साइन माइनस, क्योंकि ये बाहर में माइनस लगा हुआ है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें ये मिनिमा वाला पॉइंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -a/√3 ये मिनिमा है। अब वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसमें पुट कर दो, ठीक है, कर दोगे। एंड उसके बाद अगर a लेस देन 0 है, ये ध्यान रखना a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर तुम ये पुट कर रहे हो तो वहां पे। अगर a ग्रेटर देन लेस देन 0 है, ये यहाँ पे मिनिमा है, एंड अगर a लेस देन 0 है तो a/√3 छोटा आएगा एंड माइनस a/√3 बड़ा, माइनस प्लस माइनस, तो ये मिनिमा आएगा। अब ये उसको सेटिस्फाई करेगा तो वहां से a मिलेगा, एंड ध्यान रखना उसमें a निगेटिव होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 16, सेवनटीन, 18, 19। डाउट। ठीक है, 18 डाउट है, पहले 18, ठीक है। तो 18 में क्या बोला गया है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स पास थ्रू द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ गिवन रेक्टेंगल। maximum area of rectangle whose sides passes through the angular points of rectangle of sides, मतलब ये गिवन रेक्टेंगल है, ठीक है, ये गिवन रेक्टेंगल है, ये ए है ये बी है। अब या तो चलो इसको हटाओ, ये गिवन रेक्टेंगल और ये जो रेक्टेंगल है इसके एंगुलर पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आ रहा है उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। तो उसका क्या बताना है, मैक्सिमम एरिया बताना है। तो यहाँ पे ये गिवन है, इसको ए बी सी डी ले रहे हैं, ये ई एफ जी एच, ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। हमें बस क्या करना है, ये ई के कोऑर्डिनेट्स, फिर उसके बाद ये एच के कोऑर्डिनेट, जी के कोऑर्डिनेट्स एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के ए बी एंड थीटा के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। ये अगर ओरिजिन है, ये साइड लेंथ ए ले लेते हैं, ये पूरी ए, और ये बी, ये पूरी बी ले लेते हैं। तो तुम बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, a/2, b/2, a/2, b/2,
ठीक है, ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बोलो। यस। ये अगर एंगल हाँ थीटा ले लिया हमने, और ये पूरी साइड लेंथ कितनी है? ए। ए है, तो ये वाला बताओ ए के टर्म्स में क्या आएगा? ई बी, ए के टर्म्स में ए कॉस थीटा। इसमें हम cos थीटा लगा देंगे तो वो आ जाएगा ई बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा ए cos थीटा, ये आ जाएगा ए साइन थीटा। अब ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ये कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा, तो ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये थीटा आएगा, सिमिलरली ये थीटा आएगा, क्लियर, एंड देन ये थीटा आएगा। अब ये साइड लेंथ है बी, यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो जब हम ये बी एच डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। अगेन ये थीटा, ये साइड लेंथ है, तो ये ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा, एक मिनट, ए कॉस थीटा ये आएगा ये, एंड यहाँ पे ये बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। तो ये देख लो, एक साइड लेंथ हमें मिल गई, ये ई एच कितना आ रहा है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एंड उसके एडजेसेंट साइड ई एफ, वो कितनी आ रही है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब एरिया हमें मैक्सिमम करना है, एरिया हमें मैक्सिमम करना है, तो एरिया क्या आ जाएगा? इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, ये ए कॉस थीटा होगा यहाँ पे एम बी साइन थीटा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और दिख जाएगा एरिया हो जाएगा मैक्सिमम कब सर। आएगा। ये ए, सर हाँ बोलो। यहाँ पे वो क्वेश्चन में गिवन है कि उसके वो जो हमारा रेक्टेंगल होगा जिसका हम एरिया मैक्सिमम कर रहे हैं उसकी साइड वो एंगुलर पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो फिर हम उसी मतलब उसकी वो जो गिवन रेक्टेंगल है उसकी वो विड्थ फिक्स कर देंगे और लेंथ को इनफाइनाइट कर देंगे, तो आंसर इनफाइनाइट हो सकता है ना? क्या कर देंगे? वो जो गिवन रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ है वो फिक्स कर देंगे और लेंथ को इनफाइनाइट कर देंगे, तो भी उससे वो एंगुलर पॉइंट से पास होगा ना? कैसे? सर नहीं होगी, जब इनफाइनाइट करेंगे तब वही वो तो, दूसरी दो साइड नहीं होगी। हाँ हाँ, बाकी के नहीं आ पाएंगे साइड्स। ए बी कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा, तो तुम वो साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ ले लो। हो जाएगा सर। अब ये देखो साइन टू थीटा बना सकते हैं, एंड ये आ जाएगा ए बी, तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा आंसर। फिर उसके बाद 19, डाउट। तूने तो सॉल्व नहीं किया था, डाउट कैसे आ रहे तेरे? सॉल्व किया है सर मैंने, लेकिन मुझे ज्यादा डाउट थे इसलिए फिर से ट्राई करना था। तो डाउट है ही कितने क्वेश्चन उसमें? 21 तक है, 19 तो आ ही गया। ठीक है, उसके बाद है इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल एबीसी इज गिवन ट्राइंगल हैविंग रिस्पेक्टिव साइड्स एबीसी, ठीक है, ठीक है, साइड्स एबीसी, डी एफ आर द पॉइंट्स ऑन बीसी, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ओके, ये पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, एंड ये ए आ गया, ए एफ डी ई, ये पैरेललोग्राम है, देन मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, तो मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल ए बी, ये साइड पूरी ए है, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बनता है, तो उसका एक एरिया मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके डायगोनल्स की लेंथ चाहिए होगी, ठीक है, या तो और हम क्या कर सकते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट तो चलो अभी तो नहीं, बिना उसके भी आ ही जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं एंड इसको y, तो ये भी x आएगा एंड ये y आ जाएगा, पैरेललोग्राम है तो। बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये जब x आ रहा है तो ये वाली साइड लेंथ कितनी आ जाएगी? x। c माइनस एक्स बे गधे, c माइनस एक्स एंड ये b माइनस वाई आ जाएगा। हाँ। c के अपोजिट वाली साइड लेंथ c है, b के अपोजिट वाली b है, मतलब ये पूरा b है, इसको y लिया तो ये b माइनस वाई, ये पूरा c है उसको x लिया तो ये c माइनस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद जब हम बात करेंगे, ये पैरेललोग्राम है, इसके बाद तो चलो या हमें एरिया चाहिए ना, तो x इंटू वाई, तो y एंड x में रिलेशन लाने के बारे में सोचना है, y एंड x के बीच में रिलेशन कैसे लाए, किसी को कुछ दिख रहा है क्या? x upon c minus x is equal to y upon b minus y. क्या क्या क्या? Sir, EF parallel to BC ना sir. EF पैरेलल टू BC, अच्छा वो डायग्राम से आ जाएगा, पैरेललोग्राम बन रहा है तो। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देख लेना, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल AFE, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AFE, ये तीनों दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स आते हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स आते हैं, क्योंकि देख लो यहाँ पे y के अपोजिट वाला एंगल B है, तो यहाँ पे भी y के अपोजिट वाला ये वाला एंगल कितना होगा? B होगा। सिमिलरली ये एंगल C होगा। ठीक है, और ये तो कॉमन ही है, मतलब तीनों एंगल सेम है इस दोनों ट्राइंगल में, ABC में एंड AFE में, तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFE, ये बोल सकते हैं? बोलो। और अगर ये सिमिलर है तो वहां से रिलेशन आ रहा है हमारे पास, वो रिलेशन क्या है? ये AB अपॉन AF, मतलब C अपॉन एक्स, सॉरी C अपॉन C माइनस एक्स, ठीक है, C अपॉन C माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? B अपॉन B माइनस वाई, ये आ रहा है। एंड उसके बाद ये अब रिलेशन मिल गया, एक्स एंड वाई में हमारे पास रिलेशन आ गया, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये BC माइनस CY इज इक्वल टू BC माइनस BX, ठीक है, तो ये BC कैंसल आउट, तो y इज इक्वल टू B बाई C इंटू एक्स, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ट्राइंगल इसमें सिमिलर रहेंगे या इक्वल एरिया के, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? बोलो। ये AFE एंड DEF, ये दोनों ट्राइंगल सेम एरिया के रहेंगे, तो किसी एक का एरिया निकालेंगे एंड उसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ हाफ इस ट्राइंगल का एरिया, x इंटू वाई इंटू साइन है, लिख सकते हैं? यस सर। तो इसका मतलब ये जो एरिया आएगा पूरे इसका हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन है। अब ये x की जगह पे y की जगह पे ये पुट कर दो, ठीक है, तो वो जब तुम पुट कर दोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? यहाँ पे जब वो पुट करोगे तो a इज इक्वल टू B बाई सी इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू साइन ए आएगा, ठीक है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, लग रहा है कैसा?
रेशियो लेने में हाँ सर। क्या गड़बड़ हो गई है? सर वो b/y आएगा ना? गड़बड़ क्या है? दोनों ये सिमिलर है या दूसरे? सर c/x इज इक्वल टू b/y ऐसा है। एक मिनट, ये नहीं है, कुछ और है यार। ये दूसरी आवाज तो नहीं आ रही ना कंस्ट्रक्शन की? नहीं सर। वो c/c-x इज इक्वल टू y अपॉन b-y आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आ गया। अब डिफरेंशिएट करने पे वो नहीं आ रहा ना, एक और चीज। 0 आता है। सर ये वो मल्टीप्लाई लगेगा। ये है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स वाला सही लिया है क्या अपन ने? एक मिनट। सर सर हाँ, एक मिनट, तुम वो 5 मिनट देना बस मुझे, एक काम है अर्जेंट। तब तक तुम कुछ चीजें रिवाइज कर लेना उसकी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की, ठीक है? तो ये बस मैं रिकॉर्डिंग बंद करके रख देता हूँ अभी, तुम लोग वो रिवाइज करना, ये चालू रहने दो।
ठीक है, आवाज आ रही मेरी अब? आवाज आ रही ना मेरी? अरे हो या चले गए हो तुम लोग? ठीक है ठीक है, ओके चलो। तो ये क्वेश्चन, हाँ फिर से इसके ऊपर आते हैं, मैं भूल गया क्या था अभी ये। ओके ओके, ये किया हुआ है क्या मैंने? हाँ अब अलाउ कर दिया। ठीक है ठीक है, नमस्ते सर। हाँ ठीक है। चलो ये क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं, फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको। रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। हाँ तो इसमें फिर से एक बार वो ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। इसके अंदर में ये डी ई एफ ये पॉइंट्स है, ये एबीसी है, ठीक है। तो ये जो ए एफ डी ई ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो इसका एरिया मैक्सिमम क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसको हमने x ले लिया, साइड लेंथ इसकी x एंड ये y ले लिया, ठीक है। तो ये y एंड ये x आएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो तुम बताओ ये जो EF एंड BC आपस में कैसे आएंगे, बताओ। पैरेलल, अरे EF एंड BC रे गधे, ये EF एंड BC पैरेलल, ठीक है। तो EF एंड BC आपस में पैरेलल आ जाएंगे। ये Y है, ये एंगल यहाँ पे B है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो तुम बताओ ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा? यस सर। यस सर। रहेगा। एंड अगर ये एंगल सेम हो गया तो ये वाला एंगल या तो इस ट्राइंगल में ये मान लेते थोड़ी देर के लिए अभी थीटा या ए, तो ये भी ए आ जाएगा, ठीक। ये एंगल बी, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, सी। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी इसके साथ सिमिलर दिखाना था ट्राइंगल एफ बी डी के साथ। टाइम पे मैंने वो एफ ही लिया था, ठीक है, उससे तो वो नहीं हो पा रहा था। आगे इसके साथ लेंगे तो हो जाएगा ये सी माइनस एक्स, ये बी माइनस वाई आएगा। तो इन ट्राइंगल, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, सी है, अपॉन एफ बी आ जाएगा सी माइनस एक्स इज इक्वल टू कौन सा ले अब, ये वाला वाई बी डी, या तो एफ डी नीचे आएगा लेकिन वो, एंड इसके लिए कौन सी आ जाएगी वो साइड लेंथ ए सी, मतलब ये आने वाला है क्या पूरा बी अपॉन वाई, ये लिख रहा हूं मैं ए बी अपॉन एफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी, ठीक है। तो ए बी तो कितना है, सी है, एफ बी कितना है, सी माइनस एक्स है, सी ए कितना है, सी ए मीन बी है, एंड ये एफ डी मीन्स कितना है, वाई है। ये हमें मिल गया, तो ये मिल गया। अब यहाँ से वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बी बाई सी इंटू सी माइनस एक्स, ठीक है। बी बाई सी इंटू सी माइनस एक्स आएगा। अब उसके बाद उसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो एरिया था वो कितना, 2 टाइम्स ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ एक्स वाई इंटू साइन है। अब इसमें एक काम करना, वो y की वैल्यू पुट कर देना, तो यह आ जाएगा 2 गया x इंटू बी बाई सी इंटू सी माइनस एक्स इंटू साइन है, ठीक है। ये ए बी सी साइड ये तो फिक्स रहेगा, एंगल ए बी सी साइड लेंथ, वेरिएबल बस x है। तो यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड डिफरेंशिएट करो मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे डी ए बाई डी एक्स को तुम 0 करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाता है c बाई 2, तो वो पुट कर देना x इज इक्वल टू c बाई 2, आंसर मिलेगा, वो एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू सी बाई 2 आने का मतलब उसके लिए ये बताओ, ये डी ई एफ का क्या होना जरूरी है,
मिड पॉइंट। नहीं नहीं अभी नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है प्रीति, वो तो बाद में हमें मिला। अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया हमें मैक्सिमम करना है तो डी ई एफ इनका मिड पॉइंट होना जरूरी है। डी का बीसी का मिड पॉइंट, ई का एसी का मिड पॉइंट एंड एफ का एबी का मिड पॉइंट, तब जाके इस पैरेललोग्राम का एरिया मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 20 डाउट। सर 20 में एलएमवीटी की जरूरत मतलब हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ा अलग है। पहले 21 देख लेते हैं। 21 में डाउट है क्या? हाँ सर, दोनों में डाउट। 21 में डाउट है, ठीक है। 21 में भी एलएमवीटी ही है। उसमें क्या बोला गया? एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f of x is equal to x square for x is equal to 1 2 3, x is equal to 1 2 3 के लिए है। ठीक है, x is equal to 1 2 3 के लिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख रहा हूं मैं इसको। सिर्फ इसके लिए है। तो यहां से जब हम f डैश निकालेंगे तो वो आ जाता है 2x एंड f डबल डैश x निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2। तो तुम बताओ, अगर ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए है तो f डैश x इज इक्वल टू 2x भी 1 2 3 के लिए ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। एंड ये भी x इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए रहेगा। बोलो, तो वो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं हम। f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 फॉर लिखा गया है क्लोज 1 टू क्लोज 3। इसका मतलब 1 टू 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब के लिए। ये तो गलत है। लेकिन जब हम वो बी ऑप्शन देखते हैं वहां पे बोला गया है फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 टू 3। ये सही है। क्लियर? क्लियर है वो? आया ना? सर हाँ, वहाँ पे सम x लिखा है लेकिन वहाँ पे x इक्वल टू 2 ही होगा ना बस। क्या? वहाँ पे सम x लिखा है बिलोंगिंग टू ओपन 1 2 3, लेकिन वहाँ पे बस x इक्वल टू 2 ही आएगा ना। क्यों? तो सम वाले में आ ही जाएगा ना वो। ठीक है, ठीक। हाँ सर। फिर उसके बाद 20 में क्या बोला गया है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। ग्रेटर देन n स्क्वायर इज d फॉर बाय। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेना है ना। तो स्क्वायर रूट लेना है मींस ये चीज है, ये 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, इनके स्क्वायर रूट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये बताओ जब भी इस तरीके का मतलब ये आएगा इनके बीच का डिफरेंस, तो एफ ऑफ एक्स को हमें लेना पड़ेगा रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स लेना पड़ेगा एंड बाय एलएमवीटी की हेल्प से एफ डैश सी को हम मान लो एक्स वैरी कर रहा है n टू n प्लस 1, ये वैरी कर रहा है। तो एफ डैश सी को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस एफ ऑफ n अपॉन n प्लस 1 माइनस n, यस सर। एलएमवीटी की हेल्प से।
अब ये लाने के चक्कर में ये सब सोचना पड़ रहा है। एक तो पहले फंक्शन सोचना पड़ा रूट एक्स, ठीक है, फंक्शन सोचना पड़ा रूट एक्स। अब उसके बाद दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट का डिफरेंस चाहिए, तो हमने एक्स को वैरी करवाया कहाँ से कहाँ, n to n+1, ठीक। अब इसके बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, तो इसमें हम LMVT लगा सकते हैं और LMVT से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये f' कितना आएगा यहाँ पे, 1/2√c आएगा, इज इक्वल टू ये √n+1 माइनस √n/1, तो ये दिख रहा है हमें √n+1 माइनस √n कितना आ रहा है, 1/2√c। अब ये जो c है वो n and n+1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन n² भी बोला है, वहां पे एक और चीज थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन n², तो यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, ये n² एंड n²+1, तो फिर हमें ये चाहिए होगा n² एंड n²+1, ठीक है। तो यहाँ पे भी n² आएगा। क्लियर है ना, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ग्रेटर देन n² होना चाहिए, तो इसलिए। अब ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब ये जो c है n² एंड n²+1 के बीच में वैरी करेगा, तो जो √c है वो आ जाएगा n √n² + 1 के बीच में, तो 1/√c, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये 1/n आएगा एंड 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना इधर, तो ये बोलो। तो अगर ये जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल है एंड 1/2√c इससे छोटा है, तो ये जो डिफरेंस है वो भी उससे छोटा आएगा, आएगा। क्लियर है क्या ये? चलो, और वो 21 में और एक तरीका LMVT वाला, उससे भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गया AOD का पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डिस्कस करूंगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो कंप्लीट करके रखना। F बाकी है क्या, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक सर है। नेक्स्ट पेज लीजिए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, हो गया। लास्ट डेफिनेशन कौन सी देखी थी कल? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, सोम का कैमरा ऑन है तो क्या करे अब, सो रहा है क्या वो? ठीक है, तो उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो लिखो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच square matrix in which all non-diagonal elements are zero, all non-diagonal elements
elements are zero is called as diagonal matrix. उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है वो सारे जीरो होने चाहिए। जैसे कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे ये ए बी, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते, जीरो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन करके दिया गया है। बस क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट ये वाला आएगा, तो ये जीरो एंड ये जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। ये पहला एग्जांपल। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ 3 क्रॉस 3 की ले रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो ये जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है। देखो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी है, वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बस नॉन डायगोनल जीरो है कि नहीं वो देखना है। अगर वो जीरो मिल गए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब लिख लिया इसको, यस स्केलर मैट्रिक्स। हाँ बेटा, नल मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है नल मैट्रिक्स में, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मतलब अगर कोई बोल रहा है ये वाली नल मैट्रिक्स डायगोनल है क्या, तो है। हमें तो बस नॉन डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, वो जीरो है कि नहीं वो देखना है, जो है तो इसकी वजह से ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। तो लिखो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are same, in which diagonal elements are same is called as scalar matrix। मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है। जैसे कि डायगोनल एलिमेंट सेम है एंड डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाती है। उसके बाद ए एंड जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो, तो ये है 3 क्रॉस 3 की स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम हैं। ठीक है, अब उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो लिखो डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1, all diagonal elements are 1 is called as identity matrix। तो इसमें वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की अगर है तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, बाकी एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। यहाँ पे
पहला एग्जांपल, दूसरे में 3x3 की अगर ले रहे तो डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो ये 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। ये कैसे होता है उसमें मत जाओ, ये ऐसे ही होता है। इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0, एंड आइडेंटिटी होने के लिए फिर उस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 आने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या ये स्केलर है? यस सर। है। नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखो इसमें, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स matrix is said to be upper triangular matrix if all the elements above the diagonal if all the elements above the diagonal if all the elements above the diagonal are 0, if all the elements above the diagonal are 0, तो उसको कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all the elements above the diagonal, sorry above नहीं, below, all the elements below the diagonal, below कर लेना वहां पे, all the elements below the diagonal are 0, वहां पे below लिख लेना। तो जैसे कि ये मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 2x3 की, ठीक है। तो ये A B C D E यही यहाँ पे डायगोनल होगा, बोलो। तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देख लो इसके नीचे एक ही एलिमेंट आ रहा है तो ये 0, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अब ये बाकी एलिमेंट्स का क्या होगा हमें मतलब नहीं, उससे वो 0 हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बस डायगोनल के नीचे वाले 0 होने चाहिए, तब जाके उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। है ना, इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर में ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन ये है बेटा, the matrix is said to be upper triangular matrix if all the elements below the diagonal are 0, all the elements below the diagonal are 0। तो यहाँ पे ये डायगोनल है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, मतलब ये वाले सारे 0 होने चाहिए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बाकी ये एलिमेंट 0 हो भी सकते नहीं भी हो सकते। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाले 0, अबव अबव द डायगोनल 0 होने चाहिए, बस वहां पे बिलो की जगह अबव कर लो डेफिनेशन में, जल्दी से लिखो। अपर वाले की डेफिनेशन में जहां पे हमने बिलो लिखा था ना,
वहां पे अबव कर लेना। ये एक आध लेक्चर, एक दो लेक्चर इसमें डेफिनेशन ही चलती है सारी, कैसे मैट्रिक्स को कैसे ये करेंगे, अगर ऐसी है तो क्या कहेंगे। तो लिख लिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को। तो एग्जांपल इसमें ये ए बी सी, ठीक है, यानी अगर 2x3 की ले रहे तो इसके ऊपर वाले ये डायगोनल है, तो इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो, मतलब ये एलिमेंट जीरो होने चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ए बी सी डी ई एफ, तो ये डायगोनल है, इसके ऊपर के सारे जीरो होने चाहिए, तो उसको कहेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? हो गया ये? किसी का बाकी है क्या लिखना? हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स तो लिख लो, इसमें टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल। इसमें अब दो मैट्राइसेस की जरूरत होगी। टू मैट्राइसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल are said to be comparable if their order is same। जब उनकी ऑर्डर सेम होगी तो उनको हम कंपेरेबल मैट्रिसेस कह सकते हैं, क्योंकि उनको हम कंपेयर कर सकते हैं अब, इस वजह से। फिर उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस। अब ऑर्डर सेम, एग्जाम्पल अब समझ जाओ ना, यहाँ पे ए बी सी डी, ये 2x2 की अगर मैट्रिक्स है, एंड बी मैट्रिक्स भी फिर 2x2 की होनी चाहिए, तो ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे कंपेरेबल है, ऑर्डर सेम है। इक्वल मैट्रिसेस तो लिखो इसमें, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल two matrices are said to be equal if first part में they are comparable second में their corresponding elements are same। corresponding elements are same। two matrices are said to be equal if they are comparable, मतलब ऑर्डर सेम होनी चाहिए, उसके साथ ही और क्या होना चाहिए, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस इसमें जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है एंड दूसरे वाले में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है,
मीन्स ये है, अगर मैट्रिक्स में ए ले रहा हूँ ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 की, एंड ये ले रहा हूँ इसमें भी ए बी सी डी, तो देख लो कंपेरेबल है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, देयरफॉर ए इक्वल टू बी आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी दो मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे, ठीक है। किसी का बाकी लिखना? नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो लिखते जाओ जल्दी जल्दी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये मैट्रिक्स ए है। अब एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का कंपेरेबल होना जरूरी है, ठीक है, ये तो एक पॉइंट नेसेसरी है। ये लिख लेना, फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस दे शुड बी कंपेरेबल, ये लिख लेना। इसमें ए बी सी डी, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। बी में भी ई एफ जी एच, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब कंपेरेबल। तो इसको अब हम ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, जैसे ये ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ई है और हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ए के साथ ई, बी के साथ एफ, सी के साथ जी एंड डी के साथ एच। तो इस तरीके से मैट्रिसेस की एडिशन होती है। क्लियर? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, लेकिन उसके लिए पहले क्या होना जरूरी है? मैट्रिसेस का कंपेरेबल होना जरूरी है। अगर अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस है तो कंपेरेबल नहीं होगी, तो उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते। लिख लिया या बाकी है? तो ऐसे ही 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम, मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। बस उसके लिए उनका कंपेरेबल होना जरूरी है। एंड एडिशन में हम क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। एंड अगर सब्ट्रैक्शन आएगा तो क्या कर देंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में से। चलो नेक्स्ट, इसमें प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब एडिशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो इसमें तुम a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, मतलब पहले a मैट्रिक्स रखो, बाद में प्लस करो b मैट्रिक्स, या तो पहले b उसमें प्लस a करो, तो वो दोनों इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब एडिशन कैसा होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स का एडिशन। हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस की। उसके बाद मैट्रिसेस का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। अगर मान लो हम पहले ए एंड बी को ऐड कर रहे हैं, देन उसमें सी को ऐड कर रहे हैं, तो हम पहले बी एंड सी को ऐड करके देन उसमें ए को ऐड कर सकते हैं, तब भी सेम ही आएगा।
तो यहाँ से एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, Associate. एसोसिएटिव मैट्रिसेस का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। देन अगर दो मैट्रिसेस का सम 0 आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स, 0 नहीं, नल मैट्रिक्स, इसमें 0 नहीं आएगा, दो मैट्रिसेस का सम नल मैट्रिक्स आएगा, मतलब उसके अंदर के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो उस केस में उन दोनों को कहेंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। हियर A and B are additive inverse of each other. Additive inverse. Additive inverse of each other. एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई चीज एडिशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद देख लो इसको जल्दी। हो गया सर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। तो मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी ऑर्डर की ले लेते हैं, 2x2 ऑर्डर की, और अगर हम किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उस k से मल्टीप्लाई होंगे। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हो गया। Yes, sir. अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन, एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी, एम क्रॉस एन, और इसमें कुछ और ऑर्डर ले लेते हैं, एन क्रॉस, और ले लो क्या ले ले यहाँ पे, एम एन एल ले लेते, एन क्रॉस एल, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज वो दोनों सेम है। दिख रहा है क्या? यस सर।
तो जब भी Yes, दो sir. मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट हमें पॉसिबल करवाना है एंड इस तरीके से A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी अगर हम कर रहे हैं तो ये जो पहली वाली मैट्रिक्स A होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरी मैट्रिक्स B उसके नंबर ऑफ रोज का सेम होना जरूरी है, तब जाके हम बोलेंगे यहाँ पे A क्रॉस B एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, A क्रॉस B एग्जिस्ट करेगा। पहले तो वो एग्जिस्ट करेगा या कब नहीं करेगा वो देख लेते हैं। एग्जिस्ट करेगा बिकॉज नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns of A matrix A is equal to number of rows of B, number of rows of B, ठीक है, number of columns of A is equal to number of rows of B, उसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब ये बताओ B क्रॉस ए एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। सोच समझ के बताओ। नहीं करेगा, क्योंकि B के नंबर ऑफ कॉलम्स है L एंड A के नंबर ऑफ रोज है M, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसकी वजह से B डॉट ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कब एग्जिस्ट करता है वो क्लियर है। और यहां से एक पॉइंट और पता चलता है, अगर एक A इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि B इंटू ए एग्जिस्ट करे। क्लियर, ये इसलिए हुआ बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स of B is not equal to number of rows of A, ठीक है। तो कब एग्जिस्ट करता है वो क्लियर। यस सर। तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए, तब एग्जिस्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जिस्ट करेगा तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स, इसमें है A11, A12, A13, सॉरी A21, A22, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 एंड बी मैट्रिक्स है B11, B12, B13, फिर उसके बाद B21, B22, B23। पहले तो ये बताओ A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। Yes, sir. एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन B इंटू ए करेगा क्या? नहीं। No, sir. नहीं। अब A इंटू बी अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होता है रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें क्या होता है, पहले वाली मैट्रिक्स का हम रो कंसीडर करते हैं, पहले वाली मैट्रिक्स की, एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम आती है, ठीक है, पहले वाले की रो एंड दूसरे वाले की कॉलम। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पहला एलिमेंट लिखना है हमें, तो इसमें मैट्रिक्स ए की पहली रो एंड मैट्रिक्स बी की पहली कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसका मतलब A11 मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ एंड A12 मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ एंड उनका एडिशन आएगा। क्लियर, क्या कहा है अभी? रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें एलिमेंट चाहिए, उसके लिए इसकी फर्स्ट रो एंड इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो जैसे ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, तो ये A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड उनका एडिशन आएगा। तो ये हो गया पहला एलिमेंट A डॉट बी का। क्लियर। अब दूसरा एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट लिख रहे हैं ना, एक और चीज, ऑर्डर कौन सी आती है वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे। जैसे
पहले तो इनका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, वो तो हमें पता चल गया। अब जो भी ए क्रॉस बी की ऑर्डर आएगी वो कौन सी रहेगी? ये 2 क्रॉस 3 रहेगी। मतलब ये 2 2 को हटा दो तो बचा क्या? इधर 2 एंड इधर 3, मतलब 2 क्रॉस 3 की इसकी ऑर्डर रहेगी। क्लियर? ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर है क्या ए डॉट बी की? Yes, sir. लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है तभी, जैसे यहाँ पे ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा था तो इसकी ऑर्डर क्या आती? M into L. M cross L. M क्रॉस एल आ जाती। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे ऑर्डर पहले ही निकाल लेना। एग्जिस्ट कर रहा है ए क्रॉस बी तो उसकी ऑर्डर आएगी 2 क्रॉस 3। अब उसमें पहला एलिमेंट ये, अब उसके बाद पहले रो एंड दूसरे कॉलम का एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसमें पहली ही रो लेनी पड़ेगी लेकिन इसमें दूसरा कॉलम। तो A11 मल्टीप्लाई होगा B12 के साथ एंड A12 मल्टीप्लाई होगा B22 के साथ। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा आएगा अगला? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का, तो यहाँ पे पहली रो आएगी एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम आएगा। तो A11 मल्टीप्लाई होगा B13 के साथ एंड A12 मल्टीप्लाई होगा B23 के साथ। ठीक है, तो इसको रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन इसीलिए कहा जाता है, इसमें से रो लेनी होती है और इसमें से कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इधर से फर्स्ट रो इधर से फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इधर से फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एंड ये फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो इधर से फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, अब अगला सेकंड रो में आ जाते हैं। तो सेकंड रो में आएंगे तो अब सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा इसको। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, ये हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मतलब इधर सेकंड रो इधर सेकंड कॉलम, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22 एंड अगले में आ जाएगा A21 इंटू B13 एंड A22 इंटू B23। क्या मल्टीप्लीकेशन क्लियर है? यस सर। तो लिख लो इसको, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन। पहले वाले में से हमेशा रो को उठाते हैं, दूसरे वाले में से कॉलम को। तो ये होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नहीं नहीं, इसको ऐसे याद रखना है। प्रूफ वगैरह कुछ नहीं होता है, ये इसी तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? Yes, sir. तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा तुम बताओ। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स ली है ABCD एंड बी मैट्रिक्स ली है। तो यहाँ पे AB बताओ कितना आएगा एंड BA बताओ कितना आएगा। तो पहले तो AB एग्जिस्ट करेगा क्या बताओ? A इंटू बी, उसको AB भी लिख सकते हो। करेगा सर। करेगा। यस सर। एंड जो भी मैट्रिक्स आएगी वो कौन से ऑर्डर की आएगी? 2 cross 2. क्या BA एग्जिस्ट करेगा? Yes, sir. Yes, जो sir. भी मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 2 की। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ। Done, sir. इसका पहला एलिमेंट क्या आएगा? AE plus BG. A plus B. दूसरा एलिमेंट मतलब ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का
AF plus AF BH, plus A BH. plus सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C plus A DG, plus DG. BG. ये FC plus HD. ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बताओ क्या आएगा इसका पहला, EA plus FC. ए प्लस एफ सी, ठीक है। दूसरा EB plus FD. ई बी प्लस एफ डी, यहाँ पे GA GA plus plus HC. जी ए प्लस HC एच सी, एंड यहाँ पे GB plus plus D. HD. जी बी प्लस एच डी, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना, लिख लेना मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे पहले मैट्रिक्स बी को लिखते तो इजीली दिख जाता, दूसरे में ए बी सी डी। तो देखो ई एफ, ये रो है और ये कॉलम, मल्टीप्लाई कर देना। तो ई ए प्लस एफ सी, ई बी प्लस एफ डी, जी ए प्लस एच सी एंड जी बी प्लस एच डी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन करना आ जाएगा। एंड अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन गिवन रहेगा तो वहां से मैट्रिसेस को सेपरेट करना आएगा क्या, बोलो। हाँ सर। ऑब्जर्व करो Yes, यहाँ sir. पे, पहले वाले रो के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है तुम्हें, कौन से दो एलिमेंट कॉलम कॉमन दिख रहे हैं वहां पे, A and B. ए एंड बी। तो ये देखो पहली वाली रो को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, मतलब एक मैट्रिक्स होगी जिसकी एक रो ए बी होगी, क्लियर। एंड उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ये बता रहा, उल्टा भी सोचना पड़ता है कभी कभी। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गिवन होता है, तो जैसे ये गिवन रहेगा डायरेक्टली, एंड इसको हमें दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जब हमने ऑब्जर्व किया तो ए बी, तो एक मैट्रिक्स जिसमें एक रो के एलिमेंट ए बी, एंड दूसरी मैट्रिक्स में फिर कॉलम के एलिमेंट, पहले कॉलम के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ई जी, एंड दूसरे कॉलम के एलिमेंट एफ एच, क्लियर। यहाँ पे अब सी डी मतलब इसकी एक रो होगी सी डी, एंड ये देख लो बाकी एफ एन एफ एच। तो इस तरीके से दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखो। आज थ्योरी पार्ट खत्म ही कर लेते हैं इसका, फिर कल से फिर क्वेश्चन ही देखेंगे सिर्फ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हाँ पहले इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखना जरूरी है। प्रॉपर्टीज, तो ये बताओ जनरली अगर देखा जाए ए बी इज इक्वल टू बी ए हम ले सकते हैं क्या, No sir. नहीं। No sir. लेकिन कुछ स्पेशल केसेस आएंगे वहां पे ले सकते हैं, लेकिन अगर जनरली बात करनी होगी तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आएगा। मतलब क्या ये कम्यूटेटिव है, No sir. No sir. नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो हम पहले ए बी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, देन उसका सी के साथ ले रहे हैं, तो पहले बी सी का प्रोडक्ट ले देन उसका ए के साथ प्रोडक्ट ले, तो सेम ही चीज बनेगी। का मतलब ये यहाँ पे होता है एसोसिएटिव। नहीं. अरे बनता है रे, क्या नहीं। देन अगर ये है a इंटू बी प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, लेकिन प्री मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि b इंटू ए लिख रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर हम पहला प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं b प्लस सी के साथ, तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी आएगा। एंड अगर ऐसा कर रहे हैं b प्लस सी इंटू ए, तो उसमें a मल्टीप्लाई होगा बाद में, तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो बी ए प्लस सी ए आएगा। मीन्स ये एक तरीके से कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव Distributive. एसोसिएटिव लॉ, मतलब एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इस तरीके से।
तो मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना, पहले कौन ले रहे हो बाद में कौन सा ले रहे हो वो मैटर करेगा। ये नंबर्स की तरह इसको ट्रीट बिल्कुल मत करना कि 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 एक ही होता है, ऐसे नहीं। ये मैट्राइस ऐसे है, ये नंबर्स नहीं है, ये अरेंजमेंट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये हमें मिल रहा है A इंटू बी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है A इंटू बी, A इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो यहाँ पे A एंड B को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A and B are called as मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखो इफ A is any matrix then its transpose is obtained by interchanging rows and columns, by interchanging row with column, ऐसे लिखना, row with column and column with row, मतलब रो को कॉलम के साथ है, कॉलम को रो के साथ करना है, ये नहीं कि रो को रो के साथ कर रहे हैं, नहीं, रो को कॉलम के साथ है, कॉलम को रो के साथ, ठीक है। रो विथ कॉलम एंड कॉलम विथ रो, तो देख लेते हैं एग्जांपल। एंड ये लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय, ये भी लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर टी, ए ट्रांसपोज या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, तो अभी यहाँ पे कितने रोज है, 2, कॉलम्स 3, 3। तो तुम बताओ अगर हम रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे एंड कॉलम को रो के साथ, तो क्या नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे क्या? yes sir, तो ए डैश इज इक्वल टू, अब जो पहली रो थी वो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, एंड जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम, हो गई कहानी खत्म। एंड ये 3x2, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। दूसरे में ये 2x2 की ले रहे, तो ए ट्रांसपोज भी 2x2 का ही आएगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरी रो है वो सेकेंड कॉलम, खत्म, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, क्लियर हो गया? yes sir, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज,
तो अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? A. ए मिलेगा। ए अबे मेरी आवाज कौन सुना रहा है मेरे को? कौन है जो जो दो डिवाइसेस से ज्वाइन करके बैठा है? कौन है वो महानुभाव? कौन है वो दिव्यात्मा? अरे जल्दी बताओ, ऐसे मत करो बेटा। अनुरूप, अनुरूप बेटा ऐसे मत करो, ठीक है? मेरी आवाज मेरे को मत सुनाओ। फिर उसके बाद ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम ले रहे हैं तो इस ट्रांसपोज को हम सेपरेट सेपरेट मैट्रिसेस के ऊपर दे सकते हैं, जैसे ए के ऊपर एंड देन बी के ऊपर, ठीक है? थर्ड, अगर हम यहाँ पे ए की पावर एन, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये पहले हटाओ, उसके पहले ये प्रॉपर्टी, ये स्केलर इंटू ए एंड इसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं तो इसको हम के इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। फिर फोर्थ, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ रहा है ट्रांसपोज में तो इसमें जब हम ट्रांसपोज को सेपरेट करके देंगे तो मल्टीप्लिकेशन की ये चेंज हो जाएगी पोजीशन, पहले बी आएगा बी ट्रांसपोज, देन आएगा ए ट्रांसपोज, ठीक है? ऐसे अगर हम तीन में लगाते हैं ए बी सी का प्रोडक्ट एंड उसका ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज। एंड इसी की हेल्प से यहाँ पे अगर मैट्रिक्स ए एन बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम ए की पावर एन लिखेंगे एंड उसका अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ए ट्रांसपोज एन बार मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि देख लो ये ए कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? एन टाइम्स उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को दे देंगे तो पहले लास्ट वाली मैट्रिक्स पहले आएगी तो उसका ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? N times. एन टाइम्स, तो ए ट्रांसपोज की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। जो कि हमें याद रखनी है। ठीक है, चलो काफी आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे अब इसके ऊपर। थ्योरी पार्ट तो देख ही लिया आज, एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। कल स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देख के उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलो फिर, यस सर। तो ये याद कर लेना, आज जितनी भी डेफिनेशंस बताई गई है, जितनी भी टर्म्स बताई गई है याद कर लो, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है? तो कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, एओडी का, और पार्ट 3। अच्छा, एक ही डिवाइस से कनेक्टेड थे क्या? फिर कोई दूसरा होगा, चलो हटाओ। थर्ड एंड फोर्थ याद करना इसको, ठीक है? लिखा हुआ है सामने, थर्ड फोर्थ। ठीक है, फिर इतना ही है आज के लिए। बाय। हाँ बाय बाय बेटा। ऑफलाइन, ऑफलाइन का तो सर नहीं पता यार मेरे को, ये ऑफलाइन की चीज है, मेरे से मत पूछना, मुझे कोई आइडिया नहीं रहती उसकी, मेरे को मार नहीं खानी है किसी की, ठीक है? तो तुम ये पाठक सर मान सर से पूछ लेना जो भी ऑफलाइन का होता है, ठीक है?
सर एक बार प्रीवियस पेज लो ना। प्रीवियस का प्रीवियस पेज, ठीक है, ये लो। शुभ दिवस, हाँ बेटा शुभ दिवस। यहाँ पे मेरा दिवस खराब हो गया, सुबह से मेरे कानों में वो पता नहीं वो ड्रिल मशीन होती है उसकी आवाजें आ रही है, अब पागल हो गया वो पूरा। इधर चलो, तुम्हें तो नहीं पता चल रहा होगा, मेरी हालत खराब हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आवाज तो तुम लोगों को भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। नहीं सर, इधर आवाज नहीं आदत आ है रही है। सर, हाँ, आदत है वैसे आवाज क्या आप ही गई क्या तो। तुम्हें आदत है क्या? तुम तो सब्जी मंडी मतलब बगल में सब्जी मंडी है शायद। वैसे ठीक है, कोई नहीं। हो गया सर। हाँ हाँ, अबे सेंटर पे जाओ सर। क्यों जाऊँ बे अनिकेत सेंटर पे? आवाज नहीं आएगी ना फिर। अच्छा, सेंटर पे तो उल्टा और ज्यादा आती है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। याद कर लेना ये।